Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today's our topic of discussion basically PMC, NLE and syllabus. Means that के किसी भी फॉरेन कंट्री से लाइक चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान व्हाट्सएवर, अब तो पाकिस्तान वाले भी अब ग्रेजुएट होते हैं तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। और वो लाइसेंस आपको ऐसे ही पाकिस्तान जाते वक्त नहीं मिल जाता, बल्कि उसके लिए आपको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मींस दैट पीएमसी का एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है एनएलई, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, वो देना पड़ता है। और उसको क्लियर करने के बाद जो है फिर आपको परमानेंट आरएमपी प्रोवाइड की जाती है, मींस दैट कि आपका जो है लाइसेंस आपको मिल जाता है और थ्रू आउट आप प्रैक्टिस करते होते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि शाजी टाइम निकालें और हमें बताएं किस तरीके से स्टडी करें या कौन से सब्जेक्ट्स का क्या वेटेज है और फलां जैसे होते हैं बच्चों में, तो हर एक के पास जाना तो मुनासिब नहीं और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ और इससे सब बच्चे जो जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो उनको इससे फ़ायदा होगा, बजाय एक आधे के पास में जाऊँ या वो मेरे पास आए तो बहुत सा टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट। पीएमसी का जो टेस्ट होगा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का, वो बेसिकली 2 स्टेप्स पे मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक पीडीएफ वगैरह जो अपलोड की थी अपनी वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस बेसिकली पूरा एमबीबीएस ही है। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इनको जो है वो अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेप 1 आपका होगा एमसीक्यूज बेस्ड, 200 एमसीक्यूज होंगे और ये कंप्यूटर पे लिए जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ किर्गिस्तान में भी कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है वेबसाइट्स पे। और इसकी मैं आपको बताता चलूँ कि 12,000 रुपये पाकिस्तानी जो है वो फीस है टेस्ट देने की। स्टेप 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जो एमसीक्यूज बेस होता है 200 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है और 70% जो अगर सिक्योर कोई बंदा सिक्योर कर लेता है स्कोर्स तो वो पास होता है। और उसके बाद आपको आगे 3 चांस होते हैं कि आप स्टेप 2 देंगे। स्टेप 2 बेसिकली क्लिनिकल स्किल एग्ज़ाम होता है, इस पर डिस्कशन करते हैं। अब बात ऐसे है कि जो 200 एमसीक्यूज होते हैं वो कहाँ से आने होते हैं, किन सब्जेक्ट से कितने आते हैं, कौन सी बुक से हमें स्टडी करना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिक साइंसेस में से जो वेटेज है स्कोर्स का या एमसीक्यूज का वो है 30%। 30% मीन्स 200 एमसीक्यूज में से 30 एमसीक्यूज आने हैं। और वो देखते हैं कहाँ कहाँ से कितने आते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी है वो 16 एमसीक्यूज आने होते हैं इसमें से। अप्लाइड पैथोलॉजी में से 12 एमसीक्यूज आने हैं। अप्लाइड एनाटॉमी से 10 एमसीक्यूज आने होते हैं। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री से 8 एमसीक्यूज आने होते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में से 6। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एक ही नेम है और इसमें से आने होते हैं 2 एमसीक्यूज। अब लफ्ज अप्लाइड अप्लाइड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिंपल जो है वो अब आपका स्टडी वाला सीन नहीं रहा। ऐसे नहीं कि भाई एंजाइम की डेफिनेशन सुना दें, एंजाइम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, सही हो गया। तो इस तरह की स्टडी नहीं है, बल्कि किसी एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके फंक्शनल इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो कौन सी जो है बीमारी हो सकती है। और कोई एंजाइम है उसका लेवल बढ़ रहा है, लाइक दैट कोर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ता है तो वो कुशिंग सिंड्रोम करता है। ऐसे नहीं कि कोर्टिसोल कहाँ से पैदा हो रहा है, इसका काम क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, सिंपल सी बात है। लेकिन इससे कौन सी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, इस तरह को कहते हैं अप्लाइड पैथोलॉजी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लिनिकल साइंसेज है उनमें से आना होता है 70%, मीन्स दैट के 140 एमसीक्यूज। 140 एमसीक्यूज जो है वो मेडिसिन एंड अलाइड में से 52 आने हैं, सर्जरी एंड अलाइड में से 48 आने हैं, ऑप्स एंड गायनी में से जो है वो 14 आने हैं, उसके बाद पीडियाट्रिक्स में से आने हैं 14, ऑप्थेल्मोलॉजी आई की स्टडी उसमें से 6 आने हैं, उसके बाद जो है वो ईएनटी में से आने हैं 6। तो ये मैंने आपको बता दो दिया कि इतने एमसीक्यूज इतने यहाँ से आने। अब इसको स्टडी कैसे करना है, जो बेसिक मसला है। बच्चे कहते हैं जी किताबें उठाते हैं पता नहीं चलता क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। अब ये जो 30% आप सिक्योर करने हैं बेसिक साइंसेज में से, जिसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एनाटॉमी, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री,
क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी वगैरह है। इसके लिए आपने क्या करना है, अब देखें फिजियोलॉजी में से आ रहे हैं 16 एमसीक्यूज, तो इसको जो आपने कवर करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं बीआरएस। बीआरएस शॉर्ट बुक है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास और वैसे ही पढ़ते नहीं है काफ़ी स्टूडेंट। तो बहरहाल जो बीआरएस है, ये बीआरएस मैं आपको शो कराता हूँ, होप सो आपको नज़र आ रही होगी। ये जो है आपके प्लैब लेवल पे, आपके यूएसएमली लेवल पे, ऑफ कोर्स एनएलई लेवल पे, एफसीपीएस लेवल पे मस्ट होती है। अगर आप बीआरएस कर लेते हैं नो इशू, ये आपके 16 मार्क्स कहीं नहीं जाते। उसके बाद जो अप्लाइड पैथोलॉजी है, इसमें से आने हैं 12 एमसीक्यूज, यू कैन से 12 एमसीक्यूज। अब ये जो 12 एमसीक्यूज हैं, 12 एमसीक्यूज आने हैं आपके, ये है पैथोमा। यू कैन यूज दिस, बजाय इसके कि आप रॉबिन्स यूज़ करें। रॉबिन्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टाइम है और पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो यू शुड चूज़ रॉबिन एंड वो बेस्ट होगी, बहुत अच्छी होगी। और जबकि एफएमजीज वैसे कम पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के डेज आ जाएं तो वैसे स्ट्रेस होता है, समझ नहीं आती, तो ये आपके लिए काफ़ी है। और उसके बाद ये आपकी स्टेप 1 यूएसएमडी स्टेप 1 फर्स्ट एड, इससे आप कर सकते हैं। आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है 8 एमसीक्यूज आने हैं, किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर सकते हैं, मोर देन इनफ है। और साथ साथ बताता चलूँ, इन सब मटेरियल्स के लिए आप डिम्स के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर अहमद एंड अब्बास, और उनके ऑडियो लेक्चर्स भी टेलीग्राम पे मौजूद हैं। और मैं तो जैसे स्टडी करता हूँ, पहले उनके लेक्चर सुनता हूँ, नोट से देखता हूँ, उसके बाद मैंने ये उठानी होती है और मैंने फिर पैथोमा उठानी होती है। एंड आफ्टर दैट आई यूज़ फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिसिन, यू कैन से डेविडसन, वो भी मैं आपको शो कराता हूँ। उसके बाद ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी जो है क्लिनिकल आनी होती है। अब ये नहीं कि ड्रग्स के नेम बताएं, उनकी क्लासिफिकेशन बताएं, इस तरीके से नहीं है। कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है, कौन सी ड्रग टॉक्सिसिटी काज कर रही है, उससे क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, या कौन सी ड्रग्स प्रेगनेंसी में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, ये चीज़ें आती होती हैं, उनके नाम और क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं आती एग्जाम में। फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी 2 एमसीक्यूज आने हैं, कोई कैप्लान वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिम्स के नोट्स हैं वो मोर देन इनफ है फॉर टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन। अब मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो बड़ा मसला आता है ना बच्चों को, मैंने एनाटॉमी को डिस्कस नहीं किया, इसको मैंने आपको तसल्ली से बताना कि कहाँ से और कैसे करना है, कि भाई एनाटॉमी समझ आती नहीं है, मसल्स की इंसर्शन, अटैचमेंट, ये वो ब्ला ब्ला। तो इंसर्शन, अटैचमेंट्स वगैरह या मसल्स के नाम याद करने से कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ पे है अप्लाइड एनाटॉमी। भाई आपका व्रिस्ट ड्रॉप हो रहा है, फुट ड्रॉप हो रहा है, या एक बंदा है कार चला के जा रहा है, उसका बम्पर एक्सीडेंट हुआ है, कौन सी नर्व डैमेज होगी, क्या इशू होगा। एक बंदा है उसको यहाँ से बुलेट लगी है, यहाँ से पास करके यहाँ से गुजरी है, कौन सी नर्व डैमेज हुई होगी। तो उसके लिए आपने यूज़ करना है 10 एमसीक्यूज को सिक्योर करने के लिए ये क्लिनिकल एनाटॉमी रिचर्ड स्नेल की है शॉर्ट रिव्यू। शॉर्ट वाली बुक लेनी, ना कि बड़ी वाली इतनी, मेरे पास भी बहुत पढ़ी है, अगर किसी ने लेनी है तो फ्री में ले जाए। बहरहाल अगर आपने पीएमसी पास करनी है और ये 10 एमसीक्यूज आपने सिक्योर करने हैं, तो ये बुक मोर देन इनफ है। और फिर से बता रहा हूँ कि सर अहमद और अब्बास के लेक्चर भी बहुत हेल्पफुल हैं, डिम्स नोट्स। सही हो गया, मेरा ख्याल है आपको पता चल गया हो कि फिजियोलॉजी बीआरएस से पैथोलॉजी है आपने करनी है, पैथोमा और फर्स्ट एड से अप्लाइड एनाटॉमी मैंने आपको बुक दिखा दिया 20 शॉर्ट की। बायोकेमिस्ट्री भी आपने फर्स्ट एड से करनी है। फार्माकोलॉजी के लिए यू शुड यूज डिम्स नोट्स, means that in which Sir Abbas has discussed about side effects, indications, contraindications, everything। और अगर आप बेसिक में जाना चाहते हैं तो लिपन कॉड या कैटसन वगैरह को कर लें, लेकिन वो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी बेसमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा, ना कि वो आपको कोई काम देने वाला है पीएमसी में। उसमें से करना है तो आपने साइड इफेक्ट्स वगैरह करने हैं, क्योंकि सर अहमद और अब्बास ने जो पढ़ाया है कुछ ऐसे एमसीक्यूज होते हैं या क्वेश्चन होते हैं जो आपके साइड इफेक्ट से आते हैं, बुक्स में लिखे होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं लिखे होते बल्कि प्रीवियस एग्ज़ाम या पेपर्स वगैरह में आ चुके होते हैं। तो सर लोगों ने वो एग्ज़ाम्स या जो क्वेश्चंस हैं एमआरसीपी लेवल पे, यूएसएमली प्लैब में और एनएलई पीएमडीसी वगैरह में, जो राबिया सीरीज़, जोया सीरीज़ और मेडिकल वगैरह से उठा के अपने नोट्स में ऐड किए हुए हैं। तो उसके लिए बेहतर है 6 एमसीक्यूज टोटल आने हैं, तो ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की मेरा नहीं ख्याल की ज़रूरत है। उसके बाद जो कम्युनिटी मेडिसिन है
उसके लिए भी 6 MCQs आने होते हैं, कोई क्या प्लान वगैरह की ज़रूरत नहीं है, डिम्स इनफ है, मोर देन इनफ। फोरेंसिक इसलिए आपको बताया डिम्स इनफ है। उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल साइंसेस की तरफ, जिनका जो 70% आना होता है। अब काफ़ी बच्चों को जो है मिसनोमर ये होता है कि 30% है बेसिक को हम क्यों करें, हम डायरेक्टली क्लिनिकल पे जाते हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, आप क्लिनिकल कर ही नहीं सकते, आपको इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं। ठीक है, पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आप आते हैं क्लिनिकल की तरफ। नो डाउट है कि बेसिक को देख लिया आपने, फिर ज़रा फोकस इस पर करना है, लेकिन पहले बेसिक मस्ट है। अलाइड एंड मेडिसिन मेजर जो है वेटेज है या पोर्शन है ऑफ द एनएल एग्जाम, 52 MCQs आने हैं इसमें से। मेडिसिन और अलाइड के लिए जो है वो यू शुड यूज डिम्स नोट्स, एंड आफ्टर दैट डेविडसन मेडिसिन, ग्रेटेस्ट बुक इन दिस वर्ल्ड आई कैन से, बहुत अच्छी है डेविडसन, आपने ये यूज़ करनी है। और अगर ये यूज़ कर लेते हैं, और सिर्फ यूज़ नहीं करनी बल्कि इसको आपने समझना भी है, तो यू विल बी द गुड डॉक्टर। अगर आप मेडिसिन वगैरह में जो है स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जनरल मेडिसिन में काफ़ी लोग जो करते हैं, और आपका ये टेस्ट तो क्लियर हो ही जाना है, दुनिया का कोई भी टेस्ट है, यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी वगैरह, एनएलई वगैरह। और उसके बाद आपने आना सर्जरी की तरफ, तो उसके बाद सेकंड मेजर पोर्शन जो है वो सर्जरी का है, 48 MCQs हैं। सर्जरी जो है वो आप CK2 से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है बुक अब्दुल वहाब डोगर की सिस्टमिक सर्जरी, बहुत ही अच्छी बुक है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यही यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। और इरफान मसूद के भी कुछ लोग करते हैं, वो हर किसी की डिपेंड करता है कि वो मेंटेलिटी लेवल या IQ लेवल कितना। ये कुछ सिंपल है, इजी वे में लिखा हुआ और बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। CK2 से भी आप कर सकते हैं। गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में से जो 14 MCQs है, मेरा ख्याल है अगर आप CK2 से कर लें और डिम्स नोट्स कर लें तो मोर देन इनफ है। और इतना भी दिल करता है तो थोड़ा बहुत कैप्लान को टच दे दें। और पेडियाट्रिक्स के लिए भी ऐसे ही है, अकबर पेडियाट्रिक्स की बुक जो है वो मेरा ख्याल है इतना यूज़ करने की नहीं ज़रूरत, अपने बेसिक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए करते हैं तो ठीक है, वरना CK2 और डिम्स नोट से कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी में से भी 6 हैं और ENT में से भी 6 हैं, तो इनको क्लियर करने के लिए आप जो है वो CK2 से कर लें, मोर देन इनफ है। हाँ, अगर इन फ्यूचर आप जो है वो ENT स्पेशलिस्ट बन जाते हैं या नोज थ्रोट या ओकुलिस्ट बन जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट, तो FCPS लेवल पे आपके पास और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा स्पेशलाइजेशन लेवल पे पढ़ने के लिए, सिर्फ यही होगा। फिर आई पे आप जितनी रिसर्च करें, थीसिस पढ़ें, थ्योरीज पढ़ें, ला पढ़ें, 5-5 हज़ार पेजेस पे मुश्तमिल किताबें पढ़ें, या ENT का भी ऐसे आप जितनी बड़ी बुक्स पढ़ें, उस टाइम आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। यू शुड हैव टू स्टडी ओनली योर FCPS स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने MBBS करने के बाद पाकिस्तान को सिक्योर करना है, अपना लाइसेंस लेना है, आपके घर बार दोस्तों की और रिलेटिव्स की सबकी उम्मीदें होती हैं, और एट द एंड आपने शादी भी तो करनी है। तो उसको क्लियर करने के लिए यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, यू हैव टू वर्क स्मार्ट, नॉट हार्ड। मेरा ख्याल है अब 21वीं सदी आ चुकी है, आपको समझ जाना चाहिए। तो और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चलूँ, वो ये है कि एक बंदा जो है वो अगर उसके 60% से कम है PMC में, ये अक्सर बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और मोस्ट प्रोबेबली अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो आपको टेस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिनके 56, 58 होते हैं या 55 तक होते हैं परसेंट तक FSC में, वो फिर 4-5 साल अदालतों में केस चलते हैं, या 2-3 साल, जितना बड़ा वकील। तो उस लिहाज से जो है वो कुछ बंदे जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ पैसे पुसे दे के करा लेते होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 60% नंबर आपके होना लाजमी है अगर आप MBBS किसी भी फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं, पाकिस्तान का तो हर किसी को पता ही है। और उसके बाद अगर NLE 1 आप क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो आपने देना है 2। NLE 2 ये है कि उसमें 20 स्टेशन होते हैं, और NLE स्टेप 1 के बारे में बताया जाए, 2 होता है उसमें 20 स्टेशन होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो कंपलसरी या जिसे आप मैंडेटरी कहते हैं। ये आपके पास मेडिसिन एंड अलाइड कंपलसरी होता है, सर्जरी एंड अलाइड कंपलसरी होता है। जो तीसरा होता है वो ऑप्स एंड गायनी या पीडियाट्रिक्स में से ऑप्शनल होता है। ये आपका जो एग्जामिनर होगा उस टाइम उस पर डिपेंड करता है कि तीसरा वो जो पीडियाट्रिक्स या आपको गायनी ऑप्स देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंडेटरी से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि 20 स्टेशन है, अगर आपने 19 स्टेशन पास कर लिए हैं और खुदा ना खास्ता आपका एक स्टेशन रह गया और वो एक स्टेशन
इन चारों में से मेडिसिन अलाइड, सर्जरी अलाइड, ऑप्स गायनी या पेडियाट्रिक्स में, तो यू विल बी फेल। और उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 चांस होंगे कि आप स्टेप 2 दे सकें। और अगले 2 चांसेस में भी अगर आप पहली बातें क्लियर कर जाएं, अगर नहीं कर सकते तो आपका जो स्टेप 1 क्लियर हुआ था उसका भी रिजल्ट कैंसिल, फिर आपको स्टेप 1 और 2 दोबारा से देना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल कि कितनी बार हम एनएलई दे सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप सारी उम्र जो है एनएलई दे सकते हैं इन नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। और जब भी आप दोबारा देंगे तो उसके लिए आपको 12,000 रुपये पाकिस्तानी चार्ज होगा। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई शुड वाइंड अप दिस वीडियो बिकॉज इट मे बी टू लॉन्गर। अल्लाह हाफिज़।